वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 85 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। यह है टेस्ट नंबर 86। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करने वाले हैं इसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, इसका निर्माण पूर्वी गंग राजवंश के शासन के तहत किया गया था। यह चार धाम तीर्थ यात्रा का हिस्सा है। इस मंदिर को सफ़ेद पैगोडा कहा जाता था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, बिल्कुल सफ़ेद पैगोडा इसको कहा जाता था। चार धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है ये। इसका निर्माण पूर्वी गंग राजवंश के शासन के तहत किया गया था। 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा जारी की गई विरासत उपविधि को वापस ले लिया है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव द्वारा किया गया था। पुरी यानी ओडिशा स्थित जगन्नाथ मंदिर को सफ़ेद पैगोडा कहा जाता था और यह मंदिर चार धाम तीर्थ यात्रा का हिस्सा है। वो चार धाम कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व खाद्य सुरक्षा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समिति संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करती है। इस समिति का वित्त पोषण केवल खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किया जाता है। बताइए। देखिए, पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी है इसमें, ठीक है, एक संस्था और है। तो केवल वाले अधिकतर गलती होते हैं, हमेशा नहीं, अधिकतर। तो विश्व खाद्य सुरक्षा समिति सभी हितधारकों की खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने हेतु एक साथ काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सरकारी मंच है। यह समिति आर्थिक और सामाजिक परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा को और खाद्य एवं कृषि संगठन सम्मेलन को रिपोर्ट करती है। विश्व खाद्य सुरक्षा समिति को खाद्य और कृषि संगठन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा समान रूप से वित्त पोषित किया जाता है। तो कितनी संस्थाएं इसको वित्त पोषित कर रही हैं? 3 संस्थाएं। यहाँ क्या कह रहा है? एक संस्थाएं, इसलिए गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। थोल पावाकुथु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह तमिलनाडु की एक पारंपरिक मंदिर कला है। इसे निजलकुथु और ओलाकुथु के रूप में भी जाना जाता है। यह एक छाया कठपुतली नाटक है जो आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों के एकीकरण का एक अच्छा उदाहरण है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, अगर यूपीएससी में इस तरह के स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसे ये और ये नाम से जाना जाता है, तो वो 95% करेक्ट होते हैं। ऐसा इतिहास है 10 से 12 साल का, ठीक है। तो करेक्ट है ये आंसर। अधिकतर एलिमिनेशन का जो नियम लगेगा वो राज्य पे लगेगा या उस क्षेत्र से लगेगा जो वो बता रहा होगा स्टेटमेंट। तो तमिलनाडु से नहीं है, ये केरल की एक पारंपरिक मंदिर कला है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, पहले से ही एलिमिनेट होकर पूरा आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 और 3 है। यह एक छाया कठपुतली नाटक है, बिल्कुल, जो आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों के एकीकरण का अच्छा उदाहरण है। तीसरा भी करेक्ट हो गया, दूसरा तीसरा, पहला इनकरेक्ट। तो हाल ही में देखिए, एक रोबोट द्वारा केरल की प्रसिद्ध मंदिर कला थोल पावाकुथु की थोल पावाकुथु में एक चमड़े की छाया कठपुतली तैयार की गई है। यह केरल की एक पारंपरिक मंदिर कला है जो केरल के पलक्कड़ जिले और इसके पड़ोसी क्षेत्रों से संबंधित है। इसे निजलकुथु और ओलाकुथु के रूप में जाना जाता है, ठीक है। केरल की प्राचीन कलाकृतियों में थोल पावाकुथु या छाया कठपुतली नाटक का प्रमुख स्थान है। यह आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों के एकीकरण का एक अच्छा उदाहरण है। तो थोल पावाकुथु किसकी है? केरल की है, तमिलनाडु की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में विचार करना है। इसका उद्देश्य सतत विकास, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित वैश्विक नेताओं और विद्वानों को एक साझा मंच प्रदान करना है। इसे पहले दिल्ली सतत विकास सम्मेलन के रूप में जाना जाता था।
यही है या कुछ और है? यही है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऊर्जा और संसाधन संस्थान का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। वार्षिक कार्यक्रम है। इसे पहले दिल्ली सतत विकास सम्मेलन के रूप में जाना जाता था। इसकी अवधारणा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन की दिशा में लक्षित कार्यवाही में तेजी लाने के लिए एकल मंच के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य है सतत विकास, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित वैश्विक नेताओं और विद्वानों को एक साझा मंच प्रदान करना। देखिए, हाल ही में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? अपने साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना और सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। छाया कठपुतली को विश्व की सबसे पुरानी कठपुतली के रूप में जाना जाता है। रावण छाया केरल की एक छाया कठपुतली है। रावण छाया केरल की एक छाया कठपुतली नहीं है, बल्कि उड़ीसा की एक छाया कठपुतली है। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। तो देखिए, छाया कठपुतली को विश्व की सबसे पुरानी कठपुतली के रूप में जाना जाता है। भारत में छाया कठपुतली को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ एक राज्य में सेम नाम भी हो सकता है। जैसे तमिलनाडु में छाया कठपुतली को थोल बोमलता कहा जाता है। केरल में थोल पावाकुथु कहा जाता है। कर्नाटक में तोगलू गोमयेता कहा जाता है। महाराष्ट्र में चरमा बहुली नाट्य कहा जाता है। उड़ीसा में रावण छाया कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश में भी वही कहा जाता है जो तमिलनाडु में कहा जाता है। जो केरल में कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में छाया कठपुतली को वही कहा जाता है जो केरल में कहा जाता है, थोल पावाकुथु। क्या? थोल पावाकुथु। रावण छाया याद रखना उड़ीसा की है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। द लेसेंट काउंटडाउन। द लेसेंट काउंटडाउन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द लेसेंट काउंटडाउन एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जो जलवायु परिवर्तन के बढ़ते स्वास्थ्य प्रोफाइल की निगरानी हेतु समर्पित है। इसे द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है, जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत की गई देशों की प्रतिबद्धताओं का आकलन करता है। देखिए, द लेसेंट काउंटडाउन अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है बिल्कुल, जो जलवायु परिवर्तन के बढ़ते स्वास्थ्य प्रोफाइल की निगरानी हेतु समर्पित है। इसे वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है, द्विवार्षिक नहीं। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो द लेसेंट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज का प्रकाशन वार्षिक तौर पर किया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुविषयक सहयोग है जो मुख्य तौर पर जलवायु परिवर्तन की बढ़ती स्वास्थ्य प्रोफाइल की निगरानी करता है। ठीक है, तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। सीधा सीधा पूछा जा सकता है द लेसेंट काउंटडाउन इतना लिख कर कि है क्या, एक किससे संबंधित है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय बहुविषयक सहयोग है, या इस तरह से भी स्टेटमेंट बना सकता है कि इसका संबंध किससे है? वैश्विक आतंकवाद से, जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, कुछ भी, तो जलवायु परिवर्तन से है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, इसके तहत एसिड अटैक पीड़ितों और मल्टीपल डिसेबिलिटी को विकलांगता की श्रेणी में शामिल किया गया है, जो कि पहले के अधिनियम में शामिल नहीं थे। इसके तहत विकलांग लोगों के लिए आरक्षण की मात्रा को भी बढ़ाया गया है। बढ़ा दी गई है या कम कर दी गई है? बिल्कुल बढ़ाई गई है, और करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। 7 से सीधे 21 कर दी गई है। सी है इसका आंसर। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत बेंचमार्क विकलांगता का आशय अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकार की विकलांगता के कम से कम 40% से प्रभावित होने से है। इस अधिनियम के तहत विकलांगता के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 कर दिए गए हैं। इस अधिनियम के दायरे में मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल विकार, भाषा संबंधी विकार, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज़, मल्टीपल डिसेबिलिटी जैसे कि डेथ, ब्लाइंडनेस, अटैक, एसिड अटैक पीड़ित, पार्किंसन रोग, ये सारे के सारे शामिल कर लिए गए हैं, और ये सभी पहले के अधिनियम में शामिल नहीं थे। इससे रिलेटेड थंबनेल पर प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी।
ठीक है। अब देखिए, इसके तहत सरकारी नौकरियों में विकलांग लोगों के लिए आरक्षण की मात्रा 3% से बढ़ाकर 4% कर दी गई है और उच्च शिक्षण संस्थानों में 3 से बढ़ाकर सीधे 5% कर दी गई है। ठीक है, ध्यान देना, यूपीएससी प्रश्न कर सकती है हीमोफीलिया को रखकर, थैलेसीमिया को रखकर और इसके साथ वर्णांधता को रखकर। तो वर्णांध व्यक्ति जो है विकलांगता की श्रेणी में काउंट नहीं किया गया है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, हीमोफीलिया है जो एक जेनेटिक डिसीज़ है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। समुद्री शैवाल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? समुद्री शैवाल एल्गी ब्लूम के लिए जिम्मेदार अतिरिक्त पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। मन्नार की खाड़ी में समुद्री शैवाल पाए जाते हैं और समुद्री शैवाल पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाली भारी धातुओं को अवशोषित कर सकते हैं। भारी धातुओं को अवशोषित कर सकते हैं क्या शैवाल? बताइए, करेक्ट करें इनकरेक्ट करें? चलिए करेक्ट है, तो करेक्ट है तो डी है ना इसका आंसर फिर। तो देखिए, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद TIFAC ने समुद्री शैवाल मिशन की शुरुआत की है। समुद्र में कृषि, उद्योग, मत्स्य पालन और घरों से निकलने वाला कचरा जो है वो शैवाल प्रस्फुटन, समुद्री रासायनिक क्षति आदि का कारण बनता है। समुद्री शैवाल अतिरिक्त पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करते हैं। देखिए, मन्नार की खाड़ी जो है उसमें चट्टानी अंतर्ज्वारीय क्षेत्र और निचले अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में कई समुद्री प्रजातियों की समृद्ध आबादी है। जलीय जीव आयरन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। जब इस खनिज की मात्रा खतरनाक रूप से बढ़ जाती है तो समुद्री शैवाल जो है इसका अवशोषण करके समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होने से बचाते हैं। समुद्री शैवाल द्वारा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले अधिकांश भारी धातुओं को अवशोषित कर लिया जाता है। तो करते हैं ये भारी धातुओं का अवशोषित समुद्री शैवाल। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सक्षम पोर्टल है, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। सक्षम पोर्टल को प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आकलन परिषद द्वारा शुरू किया गया है। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आकलन परिषद जो है एक स्वायत्त संगठन है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो सक्षम जॉब पोर्टल को प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए करेक्ट है पहला। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद का गठन फरवरी 1988 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया। यह भारत में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का आकलन करने और महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में भविष्य के तकनीकी विकास की दिशा निर्धारित करने का कार्य करता है। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, यह अधिकार आधारित ढांचे के माध्यम से गरीबी जैसे गंभीर विषयों को संबोधित करता है। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुरूप किया जाना चाहिए। यह ग्राम सभाओं को उन कार्यों की सिफारिश करने के लिए बाध्य करता है जिन्हें किया जाना शेष है। बिल्कुल, ये तो पढ़ने से ही लग रहे हैं कि सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है, कुछ द्वंद्व बीच में पैदा हो सकता है इस डेट में, लेकिन ये भी सही है। तो हाल ही में अंतर्राज्य प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के उपाय संबंधी अपनी रिपोर्ट में श्रम पर संसदीय स्थायी समिति ने अंतर्राज्य प्रवासी मजदूरों समेत सभी ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की प्रशंसा की है। ठीक है, देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना विश्व में सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। कब शुरू किया गया था इसको? 2 फरवरी 2006 को। योजना का प्रारंभिक उद्देश्य सबको पता होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार के ऐसे युवक सदस्यों को सार्वजनिक अकुशल कार्य के लिए 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना। ठीक है, तो 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 86 तक पहुँच सकते हो।